हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम रेडा कंपनी के बारे में फुल डिटेल्स एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसके काम के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस क्षेत्र में ये कंपनी काम करती है और इनका काम कैसा चल रहा है। इसके अलावा हम इनके फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फिर यहाँ पर हम इनकी फ्यूचर में क्या ग्रोथ के चांसेस हैं या नहीं, ये सारी चीज़ों को भी डिस्कशन करेंगे। गवर्नमेंट का सपोर्ट इन्हें मिल रहा है या नहीं, आगे भी मिलेगा या नहीं, ये सारी चीज़ों को जानेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है अगर आप इरेडा के बारे में जानना चाहते हो तो। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इरेडा जो कि ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, इसका फुल नेम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, ये गवर्नमेंट की एक कंपनी है। ठीक है, गवर्नमेंट की कंपनी है जो कि रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है। अब रिन्यूएबल सेक्टर में किस प्रकार की काम करती है? फाइनेंस का काम करती है। ये फाइनेंस करती है रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हो कंपनी के बारे में कि जैसे कोई भी एनबीएफसी होती है तो ये भी एक एनबीएफसी ही कंपनी है जो लोगों को लोन देती है। तो ये भी लोन ही देती है, लेकिन ये लोन देती है स्पेशल कैटेगरी को जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। ठीक है, तो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए ये काम करती है, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को ये फंड देती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होने वाली है आगे चलकर, और हमारे पीएम ने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। चाहे हम सूर्योदय योजना की बात करें या फिर और कोई भी ग्रीन एनर्जी की जो प्लानिंग है उसके ऊपर बात करें, तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा है। और ऐसे में जो भी इस प्रकार की कंपनियां हैं रिन्यूएबल एनर्जी से बिलोंग करने वाली, सिर्फ हम इस कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, इसके जैसे और भी अलग अलग कंपनीज हो सकते हैं जो कि मेन एकदम इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ही काम कर रही हैं। जैसे टाटा पावर हो गया या फिर और भी केपीआई ग्रीन एनर्जी, इन सबको काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं क्योंकि वो सोलर पावर जनरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भी सोलर मैन्युफैक्चरिंग के कंपनीज हो गए उनको भी बेनिफिट्स मिल सकता है। अब ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी का ही काम है, और इनका जो काम है वो डायरेक्टली रिन्यूएबल एनर्जी में काम नहीं है, इनडायरेक्टली है। लेकिन इनका जो काम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई भी आप रिन्यूएबल की कंपनी की बात कर लो तो उन सबको एक फंड की ज़रूरत होती है अपने सेक्टर में ग्रो करने के लिए। मतलब आप अगर कोई भी रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी जो डायरेक्ट रिन्यूएबल सेक्टर में काम कर रही है, जैसे केपीआई ग्रीन या फिर और भी वारी रिन्यूएबल्स और भी जो है बोरोसिल रिन्यूएबल्स, इन सबको देखने जाओगे तो थोड़ा बहुत कर्जा देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसे में फंड की ज़रूरत होती है, तो फंड कहाँ से आएगा उसके लिए ये कंपनी काम कर रही है। ठीक है, इरेडा जो कि फंड देने का काम करती है, यानी कि फाइनेंस करने का काम करती है। तो जो भी रिन्यूएबल सेक्टर में कंपनीज काम कर रहे हैं, सोलर पावर जनरेट करने के लिए सोलर लगवा रहे हैं या फिर सोलर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उनको पैसे की ज़रूरत है, तो उसको ये कंपनी पैसा दे रही है लोन के रूप में। ठीक है, और फिर जो इंटरेस्ट बनेगा वो इस कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मेन तो यहाँ पर फाइनेंस ही है, पैसा नहीं रहेगा तो बिजनेस भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मेन यही काम कर रही है ये कि रिन्यूएबल सेक्टर में जितने भी कंपनीज स्टार्ट होते हैं और जिनको फंड की ज़रूरत होती है वो यहाँ से आकर लोन ले सके। ठीक है, तो मेन काम इनका ही है कि फंड लोगों को दे। फंड लोगों के पास अगर हो पाएंगे तभी वो अपनी कंपनी को एक्सपेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये फंड देती हैं उन कंपनीज को जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में ये फाइनेंस करते हैं। ठीक है, लोन देते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हुई हैं, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। एंड इनका शेयर प्राइस भी आप लोग देख सकते हो, 139 रुपये है फिलहाल। अब यहाँ पर हम इनके फंडामेंटल्स की ओर बढ़ते हैं। वैसे तो आपको ये पता हो ही गया होगा कि किस क्षेत्र में कंपनी काम करती है, फाइनेंस करती है। अब यहाँ पर हम इनकी फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो चलो यहाँ पर हम शुरू करते हैं मार्केट कैप से। ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी है। ठीक है, और मार्केट कैप की बात की जाए तो ये हम मार्केट कैप 37,266 करोड़ का। स्टॉक का पी यहाँ पर है 43 यानी 43। इंडस्ट्री पी की बात करें तो यहाँ पर है 16.3। तो यहाँ पर अभी जो कंपनी है वो थोड़ी सी महंगी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर देखो काम भी इनका ठीक है, इसलिए इनका जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा हाई है। मार्केट ने इसे काफ़ी ज़्यादा महंगा कर दिया है। पहले तो और भी ज़्यादा महंगा थी, अब थोड़ा सा डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन पहले और भी ज़्यादा महंगा थी। अभी यहाँ पर फिर भी थोड़ा सा तो महंगा है ही इंडस्ट्री के मुकाबले में। इनका पी देख सकते हो 43 है।
आरओसी की बात करें तो कुछ खास तो नहीं है, लेकिन अभी जैसे बिजनेस की बात करें इनकी वो शुरुआत ही है समझो, लेकिन कंपनी जो है वो पुरानी है। लेकिन रिन्यूएबल सेक्टर की बात की जाए तो ये लगभग अभी समझ लो कि बिगिनिंग फेज में ही है इंडिया में, ठीक है। रिन्यूएबल सेक्टर आगे चलकर रिन्यूएबल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकती है, 5 साल 10 साल में बहुत ही अच्छी खासी ग्रो करने के चांसेज हैं। तो ऐसे में इनका ये भी बढ़ सकता है, इनका ये भी बढ़ सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ सकती हैं अगर रिन्यूएबल सेक्टर में इनकी डिमांड रही, ये फाइनेंस कर पाएँ अगर आगे चलकर अच्छे से तो, ठीक है। अब यहाँ पर डेब्ट की बात करें तो डेट देख सकते हो 40,165 करोड़ की, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से डेट टू इक्विटी देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी बढ़ी हुई आपको देखने को मिल रही है। तो डेट टू इक्विटी देख सकते हो 6.77 है। तो इस अनुसार आप लोग सोच रहे हो कि यार भाई कर्ज तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर तो बहुत ही दिक्कत है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो भी एनबीएफसी या फिर और भी जो भी फाइनेंशियल कंपनीज की बात करें, वहाँ पर कर्ज आपको डेफिनेटली ज़्यादा ही देखने को मिल जाएगा। डेट टू इक्विटी रेशियो आप कहीं पर भी देखो, जो बैंकिंग या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनी जो है उनके अंदर आपको डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा ही देखने को मिलेगी, कर्ज ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। क्योंकि देखो जो भी फाइनेंस से रिलेटेड कंपनीज होती हैं उनका मेन बिजनेस होता है कि लोन दो, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके लोन लोगों को दे और उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो उनका फ़ायदा होगा। लेकिन लोन देने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए, तो पैसे कहाँ से आएंगे? अगर बैंक में पैसे लोग जमा कर रहे हैं तो उनके बदले में कुछ ना कुछ तो बैंक वाले इंटरेस्ट देते ही हैं। साथ ही साथ लोगों से नहीं जुगाड़ हो पा रहा है तो बैंक वाले आरबीआई वगैरह से लोन लेते हैं, तो उनको भी कर्ज लेना पड़ जाता है, ठीक है। तो बैंक वाले भी कर्ज लेकर किसी को कर्ज देते हैं, उसी प्रकार से ये भी या फिर इसके जैसे और भी एनबीएफसी कंपनी की बात करें तो वो भी कर्ज देते हैं। कर्ज देने के लिए पहले खुद के पास तो पैसा होना चाहिए, पैसा रहेगा ही नहीं तो कैसे कर्ज दोगे? तो इसलिए ये लोग पहले खुद कर्ज लेंगे। मान लो 8% का इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर ये लोग किसी से कर्ज ले लिए बॉन्ड्स इशू करके, जैसे भी बॉन्ड्स इशू इनकी होने वाली है, तो ये लोग बॉन्ड्स इशू करके मार्केट से, स्टॉक मार्केट से नहीं, मार्केट के बाहर से उठा लेंगे 8% कर्ज पे, और यहाँ पर ये फाइनेंस करते हैं, लोन देते हैं, तो 12% के इंटरेस्ट पर ये लोग मतलब लोन दे देंगे जो भी रिन्यूएबल सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं उनको। तो बीच का जो परसेंट है 4%, वो इनका प्रॉफिट निकल जाता है। तो इसलिए इन लोगों को फंड की ज़रूरत होती है ताकि दूसरे लोगों को ये लोन दे पाए, दूसरे लोगों को फंड ये खुद दे पाए। तो कर्ज देने के लिए कर्ज लेना पड़ता है इनको, ये होता है इनका सिस्टम। पैसा नहीं रहेगा तो ये लोन दे भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इस तरह के जो एनबीएफसी कंपनी या फिर बैंकिंग कंपनी की बात करें, इसमें डेट टू इक्विटी होना लाजमी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आरओई तो यहाँ पर बात करें तो देखो यहाँ पर 15.4% है, तो आरओई भी कुछ खास नहीं है। एटलीस्ट 20% रहता तो ठीक रहता, लेकिन फिर भी 15% है तो उतना भी खराब इसे हम नहीं कह सकते। करेंट प्राइस की बात करें तो 139 का है, लेकिन फिर भी स्टॉक महंगा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हाई और लो की बात करें तो ऑल टाइम हाई है 215 का, लो है 50 रुपये का, जो कि लिस्टिंग डे का प्राइस है ये 50 रुपये, ठीक है। डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है, फेस वैल्यू 10 रुपये का है, प्रमोटर होल्डिंग है 75%, ठीक है। तो प्रमोटर्स का काफ़ी ज़बरदस्त होल्डिंग है यहाँ पर, और प्लेस्ड भी एक भी नहीं है, ठीक है, गिरवी एक भी नहीं रखी हुई है, ये काफ़ी अच्छी बात है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान दें तो देखो दिसंबर 2022 में 869 करोड़, जून 2023 की बात करें 1143 करोड़, फिर 1177, फिर 1253। तो लगातार यहाँ पर देख सकते हो इनका रेवेन्यू जो है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, नेट प्रॉफिट की हम बात करेंगे, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट के अंदर देख सकते हो यहाँ पर 201 करोड़, 295, 285, 336, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो रेगुलरली बढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पर 10 करोड़ का कमी यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में, ठीक है। ये कब का क्वार्टर है? सितंबर का होगा आई थिंक, सितंबर 2023 का। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, अपने ही बता रहा हूँ, तो यहाँ पर 1-2 क्वार्टर में थोड़े से रिजल्ट ऊपर नीचे हो जाते हैं तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओवरऑल जो ईयरली रिजल्ट है वो ठीक आना चाहिए, ये मेरी सोच है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, जो कि ईयरली बेसिस पर है। अब यहाँ पर देखो रिवेन्यू मार्च 2020 की बात की जाए तो 2368, फिर 2021 में 2655, फिर यहाँ पर 2860 और 3483।
तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे, ठीक है। अब यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन है, यहाँ पर भी 215, 346, 634, 865। तो लगातार एकदम ईयरली वाइज देखा जाए तो ग्रो कर रही है, ठीक है। नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू भी लगातार ग्रो कर रही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह की बात करें तो यहाँ पर देखो 10 साल का डेटा तो अवेलेबल नहीं है इन दोनों जगहों में। 3 साल की बात करें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 14% का, चलो ठीक ठाक ही है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत ही कम है सेल्स ग्रोथ, ठीक है। और ट्रेलिंग 12 मंथ में बात करें तो ठीक है 22% का है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 साल में 59%, जो कि काफ़ी बेहतर है। एंड उसके बाद ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 36%, जो भी अगेन बेहतर है। स्टॉक प्राइस की बात करें, स्टॉक प्राइस CAGR, यहाँ पर डाटा अवेलेबल नहीं है इन जगहों में। अब यहाँ पर भी रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर 10 साल 5 साल का अवेलेबल नहीं है। 3 साल में 15%, लास्ट ईयर का भी 15%। ये अप्रोक्स लगभग अगर हम मानकर चलें तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खराब भी नहीं है और ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। 20% तक एटलीस्ट होता तो हम ठीक मान सकते थे, ठीक है। तो उतना ज़्यादा खराब भी नहीं, उतना अच्छा भी नहीं है, ये हम मान सकते हैं। 15% का एटलीस्ट ठीक ठाक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यार IPO ही इनकी हाल फिलहाल आई है, तो इसलिए यहाँ पर अभी उतनी कुछ डाटा अवेलेबल नहीं है। अभी Q1 के जब रिजल्ट आएंगे 2024 में, तब यहाँ पर हमें आगे देखने को मिलेगा। वैसे फिलहाल दिसंबर 2023 का यहाँ पर ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा अवेलेबल है। 75% है प्रमोटर का। FIIs का बात करें तो 1.88%, DIIs का बात करें तो 4.37%। इसके बाद पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 18.75%, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देख सकते हो इतने हैं। तो यहाँ पर फिलहाल पब्लिक के जो परसेंटेज हैं शेयर होल्डिंग की वो थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे नेक्स्ट क्वार्टर में कैसा होता है, यहाँ पर शेयर होल्डिंग जो पैटर्न्स हैं वो कैसे चेंज होते हैं, किसका ज़्यादा किसका कम रहता है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया शेयर होल्डिंग पैटर्न। और अच्छी बात तो यह है कि प्रमोटर्स का होल्डिंग 75% है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड प्लेस्ड भी कुछ भी नहीं है इनका शेयर, यानी कि गिरवी भी नहीं है। अब यहाँ पर टेक्निकल्स के अंदर हम आ चुके हैं। तो टेक्निकल्स के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर ये थी समय किस समय की है यहाँ पर ये बात, लिस्टिंग डे की, ठीक है। जब IPO इसकी आई थी और लिस्ट हुई थी मार्केट में दिसंबर के टाइम में, ठीक है। तो जब लिस्ट हुई थी तब इसकी प्राइस जो थी वो थी 50 रुपये। सबसे नीचे की प्राइस की बात करूँ 50 रुपये, बहुत ही कम। उस हिसाब से अभी देखा जाए तो लगभग यहाँ पर देख सकते हो कैसा रिटर्न मिल गया था, ठीक है। तो लगभग 4 गुना यहाँ पर रिटर्न मिल गया था। 214-15 के लेवल पर ये पहुँच गई थी, लेकिन अभी गिरी हुई है थोड़ी सी। फिर यहाँ पर सपोर्ट था, किसी ने 50-60 के लेवल पर भी खरीद रखा है। बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जब ये कंपनी आई थी तो इसके ऊपर लोग बुलिश थे। अभी भी बहुत ज़्यादा लोग बुलिश हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक सपोर्ट लिया था 124-125 का, एंड उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा फिर से करेक्शन आया और 100 के लेवल पर यहाँ पर सपोर्ट हुआ, कंसोलिडेट किया। एंड उसके बाद फिर से यहाँ पर मार्केट उठा थोड़ा सा, यहाँ पर 124-125 के लेवल पर कंसोलिडेट किया। उसके बाद बड़ी यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिली। ये किस समय मिली थी, बजट के समय, ठीक है। और बजट के वक्त यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को मिल रही थी, डेली इसके अंदर तेज़ी देखने को मिल रही थी। तो ऐसे में यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा बुलिश थे, और मिस्टेक भी यहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा किया। लोग फोमो में आकर यहाँ पर बाय करने लगे थे, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यहाँ पर किसी ने बाय कर लिया, किसी ने यहाँ पर, किसी ने यहाँ पर बाय कर लिया, ऐसा सोचकर कि यार ये इतनी तेज़ी दिखा रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है, तो लगता है ये 500 के लेवल पर पहुँच जाएगा, 1000 के लेवल पर पहुँच जाएगा। ऐसा सोच कर लोग कहीं पर भी एंट्री कर ले रहे थे। जब यहाँ पर अभी है तो स्टॉक महंगा है, 43 का पी है, इंडस्ट्री का है 16, तो यहाँ पर महंगा है। यहाँ पर कितना महंगा होगा सोच सकते हो, ठीक है। फंडामेंटल्स वगैरह कुछ भी नहीं सोचने गए, सीधा यहाँ पर एंट्री कर दिए। एंड उसके बाद बजट के बाद सब लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी, तो यहाँ से देखो गिरना स्टार्ट हो गया था। इस तरीके से यहाँ पर गिरा, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो कर करके। एंड यहाँ पर ये सपोर्ट फिर से लिया जो इधर लिया था, ठीक है, 125 का लेवल। तो देख सकते हो यहाँ पर
इस प्रकार से बजट के वजह से ऊपर उठा था लेकिन फिर नीचे गिरा भी। अब जो लोगों ने यहाँ पर इधर इधर इन्वेस्ट कर रखा था, यहाँ इतना गिर गया तो बहुत ही ज़्यादा लोग दुखी हो गए। और कई सारे लोगों ने तो यहाँ पर पोजीशन हटा भी लिया था, भले ही यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए सोचकर यहाँ पर पोजीशन बनाए थे कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करूँगा। यहाँ पर थे इन्वेस्टर, और जब यहाँ से 5 रुपये 10 रुपये भी गिरने लगा तो लोग बन गए ट्रेडर, सोचने लगे कि अरे भाई गिर गया ऐसा सोचने लगे। अगर मैं अपनी बताऊँ तो अगर मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म की सोच रखकर एंट्री लेता हूँ कि मुझे आज से 2 साल कम से कम होल्ड करना है, 2 साल 5 साल होल्ड करना है, तो कोई भी एक्सटर्नल रीजंस की वजह से अगर शेयर का प्राइस गिरता है तो मुझे उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उल्टा मुझे खुश होना चाहिए कि यहाँ पर चलो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि यहाँ पर मैं एवरेज करूँ, क्योंकि इधर मेरा जो प्राइस है वो हाई प्राइस पर था, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्काउंट मिल रहा है तो यहाँ पर मैं एवरेज करूँगा, ठीक है, कम दाम में और भी ज़्यादा स्टॉक्स में खरीदूँगा। ये मेरी सोच होगी, मैं अपनी बता रहा हूँ, आपको नहीं मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी बाई या सेल करो, ठीक है, कुछ भी नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, ना ही कोई एडवाइस दे रहा हूँ कि आप कहीं पर भी बाय या फिर सेल करो, या फिर इस स्टॉक की भी बात करें तो ऐसा नहीं है कि आप लोग अब यहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो, ठीक है। ऐसा मैं कुछ भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी डिसीजन लेना है तो पहले आपको खुद से रिसर्च करनी है, खुद से एजुकेशन लेनी है, कोई भी स्पेसिफिक कंपनीज के बारे में जो भी मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल्स के लिए बताता हूँ और इन्फॉर्मेशन देने के लिए बताता हूँ, ठीक है। तो पहले रिसर्च करनी है एंड उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेनी है, खुद से रिसर्च करना ज़रूरी है। एंड उसके बाद अगर आप चाहो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कंसल्ट कर लो, अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं तो, ठीक है। सो यहाँ पर इस प्रकार से गिरावट हमें देखने को मिली, यहाँ से यहाँ तक गिर गई थी, ठीक है। और अभी फ़िलहाल फिर से उठने की तैयारी में है, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाते जा रहा है। तो हो सके तो यहाँ पर फिर से ये लोअर हाई बना करके फिर से लोअर लो बनाने के लिए नीचे भी आ सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं मार्केट। लेकिन फिलहाल अभी इसके ऊपर एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है कि FY 24 टू 25 के लिए यहाँ पर ये फंड जुटाने वाली है बॉन्ड्स के जरिए, ठीक है, ये ऐसा न्यूज़ आया है। और इसके ऊपर ये मीटिंग भी ये लोग कर रहे हैं 28 मार्च को, तो वो न्यूज़ की वजह से यहाँ पर इसके स्टॉक में यहाँ से तेज़ी भी देखने को मिली है। वैसे यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रही थी, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर चांसेस तो आए कि ऊपर जाए अभी, लेकिन यहाँ पर एक सपोर्ट भी है 160 का, यहाँ पर देखा जाए तो सपोर्ट, सॉरी, यहाँ पर नीचे से आ रहा है तो रेजिस्टेंस हुआ और ऊपर से गिरते वक्त यही सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। तो 160 से लेकर 150 का भी अगर हम मानकर चलें तो 150 के अंदर भी यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को मिला, 150 से 160 तक, ठीक है। एंड इससे ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, इससे ऊपर जाता है तो ठीक चांसेस थोड़े से लग रहे हैं कि मे भी ऊपर चला जाए, ठीक है। 500 लेवल पर क्या ये जा सकता है या नहीं, ये तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा कैसा होगा। और अभी चूंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, अगर इलेक्शन में जो फिलहाल मोदी गवर्नमेंट है, पीएम मोदी जी, तो अगर उनकी विनिंग होती है, उनकी विक्ट्री होती है इस बार 2024 के इलेक्शन में, तो फिर यहाँ पर भी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, पूरे स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखने को मिल सकती है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये जो फिलहाल की गवर्नमेंट है, इन्होंने बिजनेसेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। तो आगे चलकर यहाँ पर इलेक्शन के भी यहाँ पर आपको प्रकोप देखने को मिल सकते हैं, और अगर वो यहाँ पर हार जाते हैं चुनाव तो फिर यहाँ पर आपको गिरावट भी देखने को मिलने लगेंगे, ठीक है, ये भी ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है कि जो इसका लेवल है वो 214 215 का लेवल तोड़ करके 500 लेवल तक पहुँच जाएगा या फिर नीचे गिर जाएगा, डिपेंड करता है कि इसके कैसे न्यूज़ वगैरह आते हैं फिलहाल। बाकी इलेक्शन का न्यूज़ तो है ही एक बहुत ही बड़ा रोल इसमें। वैसे मैं एक बार बाय किया हूँ और सोच रहा हूँ कि इस सपोर्ट पर 124 125 के सपोर्ट पर फिर से आ जाए तो मैं फिर से थोड़ा सा ऐड ऑन करूँगा, थोड़ा सा यहाँ पर एवरेज करूँगा, ये मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई यहाँ पर सपोर्ट तो था, पहले क्यों नहीं बाय किया, तो भाई देखो मेरे पास पैसे ही नहीं थे, क्योंकि जो पैसे थे वो मैंने लगा दिया कोई और स्टॉक में, ठीक है, क्योंकि वो स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा गिर रहे थे, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी स्मॉल कैप एंड मिड कैप में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई थी, तो वही चक्कर में उनमें थोड़ा सा मैंने अपना वेटेज बढ़ाया और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ध्यान कम दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने अपना जो भी है ठीक ठाक अपने हिसाब से यहाँ पर मैंने अमाउंट ले रखा है। चलो पोजीशन नहीं भी मिलता तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलकर कभी भी चांस मिल सकते हैं, आगे चलकर ऊपर जाने के बाद भी थोड़े से अगर डिस्काउंट में कभी मिल जाए
एटलीस्ट 20-22% का भी मिल जाए तो यहाँ पर मैं बाई कर लूँगा, कुछ ना कुछ ऐड ऑन करूँगा। अब यार ये मैं अपनी ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग भी वही चीज़ सेम टू सेम करो। आपको खुद से अपनी प्लानिंग करनी है, अपनी रिसर्च करनी है और आपको अपने अनुसार आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है उसके अनुसार यहाँ पर प्लानिंग करनी है, ठीक है। सो देखो गाइस, यहाँ पर अब आगे जैसा इनका बिजनेस चलता है वैसा यहाँ पर इनके स्टॉक के प्राइस में ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसे अगर बात की जाए तो अभी आप लोगों ने देखा ही कि कैसा इनका रेवेन्यू बढ़ रहा था ईयरली वाइज या फिर क्वार्टरली वाइज देखें तो रेवेन्यू के साथ साथ नेट प्रॉफिट तो बढ़ ही रहा था। तो रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे खासे आ रहे थे और आगे भी गवर्नमेंट का सपोर्ट अगर मिलता रहा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ही कंपनी है तो सपोर्ट तो थोड़ा सा गवर्नमेंट देगी ही देगी। ऊपर से रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है तो थोड़ी सी और चांसेज है यहाँ पर बढ़ने की। ऊपर से इनका जो बिजनेस है वो भी काफ़ी बेहतरीन है, जो कि फाइनेंस करने का काम करती है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है रिन्यूएबल सेक्टर में। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉफिट मिलने के चांसेज हैं आगे चलकर, क्योंकि भारत में रिन्यूएबल सेक्टर का बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर अच्छा होने वाला है 5 से 10 सालों के अंदर। और इसकी जो भविष्यवाणी की थी वो हमारे मोदी जी ने ही की थी कि आने वाले 5 साल में जो सोलार पावर है वो काफ़ी हद तक ग्रो करने वाली है, ठीक है। तो अब आप सभी को मैंने इरेडा के बारे में सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन से दी हैं, चाहे वो इरेडा के काम की बात करें, इनके फंडामेंटल्स की बात करें, इनके टेक्निकल्स की बात करें। लेकिन यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस मैंने नहीं दिया है कि यहाँ पर आप लोग इन्वेस्ट करो, ठीक है। आपको इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना या फिर आपको खुद से रिसर्च करनी है इस कंपनी के ऊपर एंड उसके बाद ही कोई डिसीजन लेनी है, ठीक है। अगर अभी भी आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी डाउट्स हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।